हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल यादव द मंथन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी क्लास यूपी पुलिस जीएस प्रैक्टिस सेट की 6वीं क्लास है और हम इसमें जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और यह आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी क्लास है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बताइए। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला दिया है यूरो, दूसरा क्यात, तीसरा रिंगित, चौथा रुपी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? बताइए। क्यात, रिंगित, रुपी, बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपी। आइए इस प्रश्न का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, देखिए इसका श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रुपी है। यूरो, यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है और यूरोपीय संघ में 21 देश शामिल हैं। 21 देश शामिल, यानी इन सब की यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है। इन देशों में जैसे फ्रांस, इटली, पुर्तगाल आदि यूरोपीय देश हैं। पुर्तगाल आदि यूरोपीय संघ 21 देश शामिल है। फ्रांस, इटली, पुर्तगाल आदि। क्यात, क्यात म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार भारत का स्थलीय पड़ोसी देश है। स्थलीय पड़ोसी देश। और रिंगित, रिंगित मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। याद रखिएगा, मलेशिया। चलते अपने अगले प्रश्न पे। बताइए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है पढ़िए। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? बताइए। आइसलैंड, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ये विकल्प दिया है ऑस्ट्रेलिया, अभी कहाँ सही कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? बताइए। कौन सा ऐसा देश है जहां पर ज्वालामुखी है और वह ज्वालामुखी के तापीय ऊर्जा से उसका उपयोग करता है अधिक से अधिक? बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नॉर्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आइसलैंड, आइसलैंड में लगभग यह उत्तर अटलांटिक का देश है और आइसलैंड में लगभग 90% घरों में भूतापीय ऊर्जा से घरों को गर्म किया जाता है। आइसलैंड पूरा बर्फीला देश है। यहाँ पर 12 महीने सूर्य की किरण बहुत कम जाती है और यहाँ पर 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। और इसके नीचे ज्वालामुखी है और उसके भूतापीय ऊर्जा से आइसलैंड के लगभग 90% घरों में भूतापीय ऊर्जा से उन घरों को गर्म किया जाता है। इस फैक्ट को लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
90% घरों को भूतापी ऊर्जा से 90% घरों को भूतापी ऊर्जा से गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। अगर भूतापी ऊर्जा है तो विद्युत आराम से बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो भूतापी ऊर्जा से विद्युत बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। और अगर नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है। तो यह देश बेसिकली कार्बन क्रेडिट देश है। यहाँ पे कार्बन को उतना जलाया नहीं जाता है, कार्बन कम उत्सर्जन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। बताइए। काली उड़ान, प्रवासन, सफेद उड़ान, अप्रवासन। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। प्रश्न क्या बोल रहा है? शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। जो जिनके पास पैसा भी ठीक ठाक है, आर्थिक रूप से सुरक्षित है, वे भी शहरों से पलायन क्यों कर रहे हैं उपनगरों की ओर? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सफेद उड़ान। आइए इस प्रश्न का एनालिसिस करते हैं। श्वेत उड़ान यह 20वीं सदी के मध्य की घटना है, जब अमेरिका से श्वेत लोग उपनगरों की ओर पलायन कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि अमेरिका के शहरों में आपराधिक गतिविधियां चरम पे थी, मतलब काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसीलिए वहाँ के जो आर्थिक और जो संपन्न लोग थे वो इस अपराधी जगत को छोड़ के उपनगरों की ओर पलायन कर रहे थे। यही कारण है। और फिर धीरे धीरे कुछ दशक बीतते गए, शहरी आपराधिक गतिविधियां कम हुई, तो फिर से लोग शहरों में वापस लौटे और शहरों का पुनरुद्धार हुआ। चलिए इस फैक्ट को भी आप लिख लीजिए। 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका में लोग शहरी आपराधिक गतिविधियों से परेशान होकर शहरी आपराधिक गतिविधियों से परेशान होकर उपनगरों की ओर पलायन कर रहे थे। आइए देख लेते हैं। काली उड़ान बेसिकली कुछ नहीं है। प्रवासन, प्रवासन में क्या होता है? प्रवासन में लोग अपने जहाँ पे रहते हैं उसे छोड़कर आर्थिक कारणों से या और भी सामाजिक राजनीतिक किसी भी कारणों से अस्थायी या अस्थायी रूप से, स्थायी या अस्थायी रूप से
से पलायन करते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। ये पलायन या तो ग्रामीण से शहरी हो सकता है या अपने देश से विदेश भी हो सकता है। इसे बोलते हैं, एक ठो होता है प्रवासन, आंतरिक प्रवासन होता है, और दूसरा होता है, पहला आंतरिक प्रवासन और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। अब यहाँ से जो लोग दुबई सऊदी जाते हैं काम करने के लिए, उनका प्रवासन ही तो हो रहा है, तो उनका वो आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के अंतर्गत। और जो आंतरिक प्रवासन है, जो लोग गांव से प्रदेश जा रहे हैं जैसे मुंबई दिल्ली इन शहरों में काम करने के लिए, तो वो हो जाएगा आंतरिक प्रवासन। और अप्रवासन में क्या होता है, इसे भी एनालिसिस कर लेते हैं। अप्रवासन में होता है कि लोग अपने मूल स्थान से अस्थायी रूप से वहां छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे रहने या बसने लगते हैं। जैसे मैं अभी कनाडा चला जाऊं और वहां पे स्थायी रूप से बस जाऊं, तो वो हो जाएगा अप्रवासन। इसे भी लिख लीजिए, मूल स्थान से स्थायी रूप से दूसरे जगह बसना या रहना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, बताइए। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश मौजूद हैं, बताइए। अफ्रीका देश में कितने देश मौजूद हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 54। अफ्रीका में 54 देश हैं और अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप। अफ्रीका दूसरा महाद्वीप बड़ा है, और अगर ये दूसरा है तो पहला कौन है? तो पहला है एशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, बताइए। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, बताइए। इसका पहला ऑप्शन दिया है कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, एंटी पायरेसी ऑपरेशन। बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट अपना उत्तर बताइए। ऑपरेशन ग्रीन हंट, इसका हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे पूरे इस ऑपरेशन ग्रीन हंट को और नक्सल विरोधी अभियान को। बताइए, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, मैंने बता ही दिया, नक्सल विरोधी अभियान। और आइए इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये नक्सलवादी, इसे नक्सलवादी को माओवादी भी बोलते हैं। नक्सलवादी और माओवादी दोनों एक ही है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ और इसके प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे और भारत में इतना नक्सलवाद कैसे फैल गया, इन सब बिंदुओं पर हम इस प्रश्न में इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्सल विरोधी अभियान। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उस पर हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। नक्सलवादी अभियान, नक्सलवाद ये टॉपिक है, इससे एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो आइए इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। नक्सलवादी बेसिकली 1967 में, जब ये 1967 में प्रारंभ हुआ, और इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट में उसे खत्म करार दे दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद भी जो वहाँ के आदिवासी थे और लोकल किसान थे, छोटे किसान, उन लोगों को भूमि वितरण किया ही नहीं गया। और जब भूमि वितरण किया नहीं गया
तो वो लोग अपना जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, इसी को लेकर बार बार जमींदारों से कहते थे कि नहीं, भूमि वितरण होना चाहिए, और वो लोग मानते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां भी बहुत अधिक थी जमींदारों की, और वो मानते नहीं थे। तो इसी के पृष्ठभूमि में नक्सलवाद का उदय हुआ। आज भारत में रेड कॉरिडोर है। रेड कॉरिडोर यानी कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और कुछ भाग यूपी का भी है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि यही थी कि जमींदारी प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप इसे इग्नोर मत करिएगा। जमींदारी प्रथा की समाप्त होने के बाद भी, जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के बाद भी भूमि वितरण नहीं किया गया। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने के बाद भी भूमि वितरण नहीं किया गया। जब भूमि वितरण नहीं किया गया तो यहाँ के आदिवासियों ने आंदोलन किया, और इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे चारू मजूमदार जी, चारू मजूमदार। और नक्सलवाद के संस्थापक भी यही माने जाते हैं, संस्थापक या पहले नेतृत्वकर्ता चारू मजूमदार, चारू मजूमदार। और इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में एक ठो गांव है नक्सलबाड़ी, इसी गांव से इसकी शुरुआत हुई, नक्सलबाड़ी गांव। नक्सलबाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई नक्सलवाद की। और ये नक्सलवाद और इसका नक्सलवाद का विस्तार भी हम देख लेते हैं। नक्सलवाद का विस्तार रेड कॉरिडोर में है। रेड कॉरिडोर विशेषता बनाया ही गया है नक्सलवादियों के लिए, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। अगर आपको विस्तार पूछेगा तो प्रश्न में, तो आप डायरेक्ट रेड कॉरिडोर पे जाइएगा। रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर अगर विकल्प में ये नहीं दिया है और प्रदेश दिए गए हैं, तब आप आ जाएंगे ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसमें ये अधिक प्रभावित क्षेत्र है नक्सलवाद से, पूर्वी भारत, और कुछ मामलों में उत्तर प्रदेश में भी है नक्सलवाद। तो इसका एनालिसिस इतना बहुत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन हंट इसीलिए आया था, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
पढ़िए, स्लाइड मिसिंग है क्या? सॉरी, ये 6 रहेगा, आप इसे 6 कर लीजिएगा। छः, स्लाइड थोड़ी मिसिंग हो गई है इधर उधर। ठीक, बताइए, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत की मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग करने की शक्ति रखते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, ये 6वां है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। होल प्राइस इंडेक्स, वॉल प्राइस इंडेक्स, होल प्रिंट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बताइए, WPI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होल प्राइस इंडेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? बताइए, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा CRC, चिल्ड्रेन राइट कन्वेंशन। चाइल्ड राइट कन्वेंशन। और यह चाइल्ड राइट कन्वेंशन और यह 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। और इसमें बाल संरक्षण की बात है। बाल संरक्षण यानी कि जो लोग अभी वयस्क नहीं हुए हैं, 18 साल के नीचे के बच्चे जो भी हैं, इनके और इसकी समीक्षा कौन करता है, इसकी देखरेख कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समीक्षा इसकी करती है बाल अधिकार समिति। इसकी समीक्षा कौन करता है? बाल अधिकार समिति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? पहला विकल्प दिया है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गेल, भारत पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बताइए, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC। ONGC कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी है। सार्क का मतलब क्या है? बताइए, सार्क। बताइए दोस्तों, ऐसे सार्क एक संगठन है। सार्क हो गया, ओपेक हो गया, ब्रिक हो गया, आसियान हो गया, क्वाड हो गया, ऐसे संगठनों का नाम और उनका फुल फॉर्म, उसका उद्देश्य, उसका मुख्यालय, ये सब यूपी पुलिस के GS के सेगमेंट में एक प्रश्न या 2 प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है।
अब इसे ध्यान में रखिएगा और हम अपनी एक पूरी श्रृंखला लाएंगे, उसमें सभी संगठनों को एक ही क्लास में कवर कर देंगे। आप उस क्लास को देखिएगा, निश्चित ही वो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। सार का मतलब क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विकल्प दिया है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा आप बताइए। साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका सही उत्तर बताइए आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आइए इस प्रश्न का एनालिसिस कर लेते हैं। सार्क, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, सार्क वहां पे देख लेते हैं इसका पूरा। सार्क फुल फॉर्म आपने देख ही लिया। सार्क बेसिकली ये दक्षिण एशिया जो ये हमारा भारत है, ये भारत है, आप एक मैप अपने दिमाग में मान लीजिए, और भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये पूरा एशिया यूरोप के देश हैं, और यहाँ पे है अंडमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। तो ये एशिया का ये ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा हो जाएगा, और ये एशिया का दक्षिणी हिस्सा है। तो इन्हीं के देशों ने मिलकर सार्क संगठन बनाया है। इसे हम मिटा देते हैं, आपको ये बस समझने के लिए था। तो सार्क बेसिकली दक्षिण एशिया के लगभग जितने 7-8 देश हैं, इन्होंने मिलकर अपना एक संगठन बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग आपस में। चलिए सार्क को समझ लेते हैं। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन। इसमें 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? तो 8 देश में पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। सार्क में 8 देश शामिल हैं, दक्षिण एशिया के 8 देश। इन देशों के नाम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उद्देश्य और मुख्यालय। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक
और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय दे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सार्क का हमने पूरा डिटेल देख लिया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? बताइए। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? बताइए। मनरेगा की विशेषता बताइए आप। विकल्प दिए हैं। प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य रखना, शहरी रोजगार उपलब्ध कराना। बताइए। इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जितने भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन सभी योजनाओं को और ये मनरेगा इत्यादि सभी योजनाओं को हम एक श्रृंखला में लाएंगे और एक ही क्लास में लगभग 25 से 30 योजनाओं को हम डिटेल से देख लेंगे। और आज के यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीएस सेगमेंट में उस क्लास से एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। इसका उत्तर यही सही होगा। आइए मनरेगा को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। अब प्रश्न आ ही गया तो निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। यह केवल ग्रामीण रोजगार से संबंधित है, शहरी रोजगार से नहीं है, ग्रामीण रोजगार। और मनरेगा में जो भी व्यक्ति हैं गांव के, जो अशिक्षित हैं, मतलब अयोग्य हैं, अकुशल हैं, जो कोई स्किल सीखे नहीं है, उन्हें भारत सरकार मनरेगा योजना के तहत लगभग एक साल में 100 दिनों का काम उपलब्ध कराती है। अगर कोई भी आवेदक ऐसा है जो अयोग्य और अकुशल है, वह मनरेगा में काम करने के लिए आवेदन करता है और 100 दिनों में उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता देगी। ऐसा प्रावधान है। इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। और इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। अकुशल ग्रामीण व्यक्ति के लिए एक वर्ष में अकुशल ग्रामीण व्यक्ति के लिए एक वर्ष में, क्या स्लाइड हो जा रही है, एक वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना।
अगर इन चारों विकल्पों में से अगर यहाँ पे निजी और ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, ये जो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा यह सार्वजनिक क्षेत्र है, और यहाँ पर दिया है निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। ये पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर का रोजगार नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर का है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र। और सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे इसमें जहाँ पे काम होता है वहाँ पे सड़कें बन, या तो सड़कों का कंस्ट्रक्शन होगा, या तो नहरें बनेंगी, या तो तालाब खोदेगा, या तो नाले बनेंगे। इन्हीं क्षेत्रों में मनरेगा के मजदूरों को लगाया जाता है। जैसे ये सार्वजनिक क्षेत्र तो होते हैं, सड़क, तालाब, नहर और भी हैं इत्यादि, आप कर लीजिएगा। तो अगर इसी विकल्प में, विकल्पों को ध्यान से पहले पढ़ना सीख जाइए। निजी क्षेत्र की जगह अगर सार्वजनिक क्षेत्र बोल दिया होता, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये भी विकल्प सही हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, तो ये भी विकल्प सही हो जाता है। ये दिया है केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना। देखिए मनरेगा का लक्ष्य है कि हम कुशल श्रमिकों को नहीं लेंगे, ये ग्रामीण रोजगार के तहत है, और इसमें अकुशल जो अयोग्य हैं, उन्हें शारीरिक रूप से सही है लेकिन कोई स्किल सीखे नहीं है, तो इनमें उन्हीं लोगों को लक्ष्य बनाया गया है। तो देख लेते हैं इस जो तीसरा विकल्प दिया है, इसमें केवल दिया है केवल कुशल लोगों, कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना, नहीं, इसमें अगर दे दिया होता अकुशल, अकुशल, तो ये भी विकल्प सही हो जाता है। शहरी रोजगार उपलब्ध कराना, ये नहीं, ये ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराता है। अगर ये सभी ऑप्शन दिए होते, लास्ट में दिया होता उपयुक्त में से सभी, तो आप उस पर जाते हैं, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन ही सही है, प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन, रोजगार की गारंटी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसी तरह प्रश्नों का डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, फिर अपने सही उत्तर पर मार्क कीजिए। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? बताइए। OTT पे रिलीज हुई दिल्ली क्राइम सीरीज का निर्देशन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। विकल्प दिए गए हैं, निखिल आडवाणी, हंसल मेहता, रिची मेहता, विशाल भारद्वाज। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिची मेहता। रिची मेहता ने दिल्ली क्राइम का निर्देशन किया, और दिल्ली क्राइम जो सीरीज थी, इसकी समरी यही है कि यह पूरे दिल्ली में जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उसी पर आधारित फिल्म सीरीज है। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार, जब ये दिल्ली क्राइम सीरीज जब रिलीज हुई थी, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। और निर्देशन किसने किया? इससे थोड़ा हट के मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूँ। हम फिल्में देखते हैं, हमें फिल्में अच्छी लगती हैं, हमें एंजॉय आता है, उसमें जो भी सीन होती है, मार काट, गाना वगैरह, रोमांस, ये सब। लेकिन जो फिल्म के पीछे काम करते हैं, जो फिल्म के सामने एक्टर हैं, हम उन्हें तो जज कर लेते हैं, लेकिन जो फिल्म के पीछे हैं, जो किसी स्क्रिप्ट को आपके सामने चलचित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, निर्देशन, क्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप जिस फिल्म को देखते हैं, क्या आप उसके निर्माता कौन है और उसका निर्देशन कौन किया था, आप उसके डायरेक्टर कौन है, क्या उनको भी आप कभी पढ़ते हैं उनके बारे में? नहीं, हम बेसिकली जो हमें दिखाई जाती है, हम सिर्फ उन्हें ही देखते हैं, उसके पीछे की कहानियों को नहीं देखते हैं। तो वही है कि अगर देखने का शौक हो तो दीदार करने का शौक हो तो नज़र पैदा करना सीख ले।
तो अब यही है सब, थोड़ा गंभीर होकर पढ़िए, नहीं तो सफलता संदिग्ध हो जाएगी। आइए अपने अगले प्रश्न पे। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? इन बताइए। ऑप्शन दिया, इंटरनल टैक्स कॉमर्स, आंतरिक कर वाणिज्य, इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंटरनेशनल टैक्स कंपनी, इंटरनल ट्रेड कॉमर्स, आंतरिक व्यापार वाणिज्य। बताइए। ये दोनों ऑप्शन तो एक ही दे दिए, इंटरनल टैक्स कॉमर्स, इंटरनल ट्रेड कॉमर्स, सॉरी अलग अलग है। चलिए पढ़िए, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। आईटीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग डिटेल से। आईटीसी ये इकोनॉमिक सेगमेंट से। आईटीसी बेसिकली वही होता है कि करों के कैस्केडिंग से बचा जाता है इसमें, जिसे कर के ऊपर कर न लगे। कर के ऊपर कर न लगे, जैसे मेरी कंपनी है तो मैं कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चर के क्रम में मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, वस्तु एवं सेवा कर। तो मैं जो सरकार को कर दूंगा, तो वो कर मैं किसी को बेचूंगा तो वो मुझे वो कर देगा। तो मैं खुद अपना पहले, मतलब ये मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी, कोई सरल भाषा में आप समझ लीजिए, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आप इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए ये मेरी कंपनी है और मैं इसमें अपना XYZ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो और ये सामने वाला कोई और बीच वाली पार्टी है, मैं उसे सेल कर रहा हूँ XYZ अपना प्रोडक्ट। तो मैं इस पर दूंगा, तो जो ब्लैंक सीट होगी मैं उसमें XYZ प्रोडक्ट के साथ जीएसटी भी ऐड करूँगा और ये जीएसटी दे देगा। तो मैं भी एक आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दौरान, अगर आप जीएसटी में आपका पंजीकरण हुआ है, तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको लाभ मिलेगा। आपने जितना टैक्स पे किया है, अगर ये आप दिखा देते हैं, आपका जीएसटी में पंजीकरण है, तो आपका सारा पैसा फिर वापस मिल जाता है। इसी तरह आगे जितनी विशृंखलाएं बनती जाएंगी इनपुट आईटीसी के तहत, आप जितना भी जीएसटी पे किए रहेंगे, आपको जीएसटी मिल जाएगा। और ये लास्ट में जाते जाते जब कंज्यूमर पे आएगा, कंज्यूमर उपभोक्ता, तो जितना भी कर रहता है वो सारा का सारा उपभोक्ता पर पड़ता है। लास्ट में आते आते जो कंज्यूमर है वो तो ले लेगा, वो तो जीएसटी पंजीकरण थोड़ी करवाए ना, उसे बेचना है, वो तो अपना उसकी डिमांड थी, उसे सप्लाई हुई, वो उसका उपभोग करेगा। तो सारा का सारा लास्ट में जीएसटी कंज्यूमर पर पड़ता है। जितने भी बीच वाले होते हैं सब आईटीसी लगा के अपना जितना भी जीएसटी भरे रहते हैं वो अपना वापस ले लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका उत्तर बताइए। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गई बोलते बोलते। बताइए। चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर। श्वेत क्रांति, इससे दुग्ध दिवस से संबंधित है श्वेत क्रांति। नवंबर में शायद 26 नवंबर है, 26 नवंबर, 26 नवंबर। और दुग्ध दिवस से संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति
अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और इन्होंने भारत को दूध की कमी वाले देश से दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन अमूल दूध जो है उसके स्थापना में भी ये सहयोग किए थे। इसके श्वेत क्रांति के पिता माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? सेवा कर, व्यावसायिक कर, प्रवेश कर, टोल कर। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा टोल कर। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। टोल कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन एवं रखरखाव। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन एवं रखरखाव द्वारा टोल कर वसूला जाता है और टोल कर से सड़कें और बुनियादी संरचना में जो भी वहाँ पे जो ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, हम बुनियादी संरचना कर लीजिए, और वहाँ के जो मेंबर होते हैं उनके लिए वेतन देना टोल कर से ही दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गलीलियन उपग्रह नेपच्यून, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण ग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा, इसका मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह के पास 79 चंद्रमा है, और इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं जिन्हें गलीलियन उपग्रह कहा जाता है। 4 सबसे बड़े 79 में से 4 सबसे बड़े चंद्रमा को गलीलियन उपग्रह कहा जाता है। गलीलियन उपग्रह। और गलीलियन इन 4 चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। इसी आधार पे इसका नाम गैलीलियन उपग्रह रखा गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूट डेटा ऑफ सर्विस, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिटेल्ड डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? DDoS का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ सर्विस, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिटेल्ड डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। DDoS बेसिकली होता है कि किसी भी सर्वर को जाम कर देता है। जैसे व्यवहारिक जीवन में जब हम किसी फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो साइट नहीं चलती है, तो वो DDoS के कारण ही वो साइट धीरे चलती है या तो बार बार एरर आने लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है? बताइए। पूर्व की नीति इसे भी कहा जाता है, पूर्व की नीति। बताइए। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, व्यापार के अवसर कम करती है, कूटनीतिक सहभागिता को सीमित करती है, अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा देती है। बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि जगह पर्याप्त होनी चाहिए एनालिसिस के लिए। आसियान में आसियान में 11 देश शामिल हैं। 2025 में एक नया देश शामिल हुआ था, उसे अब उसका नाम है तीस्ता मोरेरे। आसियान में पहले 10 देश शामिल थे। 2025 के लास्ट में एक देश और शामिल हो गया, तीस्ते मरोरे, शायद इसका यही नाम है, आप गूगल से थोड़ा देख लीजिएगा। 11 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया। और इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला। और आसियान का उद्देश्य ये है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, अगर ये इसका उद्देश्य भी है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। बताइए 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? 2014 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, नादिया मुराद। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन को प्रारंभ किया था। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी के बारे में एक पॉइंट आप ये भी लिख लीजिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन। इनका नारा था कि शिक्षा के लिए सभी बच्चों का अधिकार, शिक्षा के लिए सभी बच्चों का अधिकार। शिक्षा के लिए सभी बच्चों का अधिकार। इन्हीं कार्डों से इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक्स स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? चंद्रयान 3 मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, गगनयान मिशन, चंद्रयान 2 मिशन। बताइए किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक्स स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जॉन एल जैक्स स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार, ये पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए दिया जाता है जो अभूतपूर्व कार्य करते हैं। असाधारण प्रयोग के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। चंद्रयान 3 मिशन, इसका उद्देश्य लिख लीजिए। इस मिशन का उद्देश्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चांद पर उतरना, चांद पर कदम रखना। इसके पहले चंद्रयान 2 वो फेल हो गया था,
चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चांद पर कदम रखना। जॉन एल जैक स्विगट जूनियर, ये जो जॉन एल जैक स्विगट थे, ये अपोलो नासा का ये मिशन था। अपोलो 13 में अंतरिक्ष यात्री थे ये। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने साहस का परिचय दिया और अपोलो 13 मिशन को सफलतापूर्वक उस लॉन्च में सफलतापूर्वक इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया और इन्हीं के नाम पर जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार दिया जाता है। और 2025 में दिया गया था इस पुरस्कार को, आप देख लीजिएगा थोड़ा। पोलो सीमा शायद है कि पोलो, यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये भी एक अंतरिक्ष अन्वेषण है, अंतरिक्ष अन्वेषण। पोलो सीमा मिशन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नहीं, 20 ही प्रश्न है दोस्तों। आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने 20 प्रश्नों का डिटेल से एनालिसिस किया। और भी क्वेश्चन है, लेकिन एनालिसिस करेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा देर की हो जाएगी, लगभग 1 घंटे तक की क्लास हो ही गई है। और आपके लिए विशेष सूचना है कि ये है कि कल से हमारी यूपी पुलिस के लिए भूगोल की क्लास यहाँ से संचालित होगी। यूपी पुलिस जियोग्राफी। यूपी पुलिस जियोग्राफी की कल से क्लास हमारी संचालित होगी। जिसे जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।